The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 फरवरी 2015 को राज्यसभा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश हजारों साल की विरासत है और इस देश को सरकारों ने नहीं बनाया। इस देश को ऋषियों, मुनियों, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने और किसानों ने इस देश को बनाया है। ये देश हजारों साल की विरासत है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने इस देश को बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं। देश सरकारें नहीं बनाती। देश जनता जनार्दन के सामर्थ्य से बनता है। जनता जनार्दन की शक्ति से बनता है। और राष्ट्र अपनी चीती से चलता है, अपनी फिलॉसफी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है और भारत का मूल तत्व है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। भारत का मूल तत्व है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भारत का मूल तत्व है। सबकी भलाई की बात यहां होती है और इसलिए ये देश आज जहां भी है, सरकारें आएगी, जाएगी, बनेगी, बिगड़ेगी, देखिए इसके आधार पर नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि आप दिल्ली में आपका क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। पंचायतों के, नगर पालिका के, महानगर पालिका के। क्या हुआ साहब? असम इतना भव्य विजय हो रहा है, क्या हुआ जी? पंजाब, राजस्थान, क्या इसी का हिसाब लगाएंगे क्या? बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर यही बात है, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के मैदान में गए थे, हिस्ट्री में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी इतिहास में। इवन आपातकाल इतना भयंकर संकट था, लेकिन कांग्रेस के हाल इतने बुरे नहीं हुए थे जितने इस बार हुए। अगर एक्ट के कारण आप जीतने वाले होते और किसानों को पसंद आया होता तो आप जीत जाते। और इसलिए कृपा करके आप वो तर्क बोलने के लिए ठीक लगता है, उस तर्क से आप सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें समस्याओं का समाधान खोजना है, यहां पर मंथन करके रास्ते खोजने हैं। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा
आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा। निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। कभी कभार भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करें, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं में ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं। और हम तो मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो राजनीतिक विवादों से परे हो? क्या देश में ऐसी कोई समस्या न हो सकती है जो तू मैं से बाहर निकल करके समस्याओं के समाधान के रास्ते खोज सके? भ्रष्टाचार एक समस्या है और उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाएं। और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है, नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं, तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि परमात्मा ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जिसमें कोई कमी ही न रहे। मनुष्य का इतना तो सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज समस्या ना हो कि 5 महीने के बाद 5 साल के बाद उभर करके आए, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहे। और जब मिनिमम ग्रे एरिया रहता है तब ये बात तय होती है कि जो अफसरशाही है उसको इंटरप्रिटेशन करने का अवसर ही नहीं रहता है, प्रायोरिटी करने का मौका नहीं मिलता है। और हमारी कोशिश है कि सरकारें
पॉलिसी ड्रिवन हो, इंडिविजुअल के बीम के आधार पर देश नहीं चल सकता है, न सरकारें चल सकती हैं। और भारत के संविधान के दायरे में सब चीजें होनी चाहिए, और तब जाकर के समस्याओं के समाधान होते हैं। उदाहरण के स्वरूप कोयले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो लिखने वालों को भी लगता कि इतना तो नहीं हो सकता यार। पहले कभी 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, लेकिन 1,86,000 करोड़ तो देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में होता था नहीं यार 1,86,000 करोड़ तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कोयले का आवंटन हुआ, 204 माइंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अभी तक तो 18 या 19 को का ऑक्शन हुआ है, और उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर यही 204 जब हो जाएगी तो सीएजी ने जो सोचा था उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन में से आने वाली है। उस समय जीरो थियरी चली थी, जीरो थियरी। मैं ये नहीं कहना चाहता कोई ये जिनके समय हुआ उनको क्या करना चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने। लेकिन अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं, और रास्ते खोज करके, और ये सीधा सीधा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है जिसमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाए, और इसके लिए आप उत्तम से उत्तम सुझाव दें। इस विषय को लेकर के मेरा समय मांगेगा तो मैं आपको समय दूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप भी हमें गाइड कीजिए कि भाई इस भयंकर समस्या से निकलने के ये रास्ते हैं 4। शासन व्यवस्था देखेगी उसको, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को हम मुक्त कराएं, और हम मान के चलें कि हो क्या रहा है। यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की है। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था, उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी,